अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं ज़ैन ख़ान और आप देख रहे हैं आपकी बात। नाज़रीन मोहतरम, मीडिया का हमारी ज़िंदगियों पे बड़ा गहरा असर है और टेलीविज़न ख़ास तौर पे हमारी ट्रेंड सेटिंग में और हमारी सोसाइटी को रिफ़्लेक्ट करने में बड़ी ख़ासी अहमियत रखता है। और टेलीविज़न में नज़र आने वाले लोग हमारे लिए सेलिब्रिटीज़ होते हैं और बहुत हद तक हम उनको फॉलो भी करते हैं। आज ऐसी ही एक सेलिब्रिटी हमारे दरमियान मौजूद हैं। आप सब जानते हैं, आप सबकी शदीद ख्वाहिश पर वो हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं। सर काशिफ़ महमूद साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और ये पूछते हैं कि वो एक्टिंग में किस तरह आए और शोहरत की बुलंदियों को वो माशाल्लाह से अभी तक छू रहे हैं। राज पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर तशरीफ़ लाने का। नहीं, आप यकीन करें, वो अगर मैं अपनी ज़िंदगी के चंद इंटरव्यूज़ गिनूंगा कि जिसको मैंने ख़ुद मुझे इट्स माय प्लेयर कि आपने मुझे बुलाया और मुझे आपको इंटरव्यू देते हुए आपके साथ वक्त गुजारते हुए बहुत ही खुशी महसूस हो रही। और थैंक यू सो मच। मोहब्बत है सर आपकी, थैंक यू सो मच। सर हम बहुत पीछे जाते हैं, कोई तकरीबन 20 साल पीछे जाते हैं। मैं 4-5 साल और चलें 25 साल पीछे जाते हैं और आपसे ये पूछते हैं कि कब पहली दफ़ा ये आपने सोचा कि काशिफ़ महमूद हैज़ टू बी एन एंकर, हैज़ टू बी एन एक्टर। देखिए, मैं अगर अपनी स्टूडेंट लाइफ में देखूं, मैं कैथेड्रल स्कूल पॉल रोड पे मेरी एजुकेशन है। मैं बहुत बैक बेंचर था, बहुत शाय स्टूडेंट था जी। और अक्सर लोग कहते हैं कि बचपन का शौक था, तो बचपन का कोई शौक पे नहीं था। सही। लड़कपन का शौक पे नहीं था जी। एक्चुअली उस ज़माने में और ये बात मैं अब शायद नहीं कर रहा, ये बहुत अरसे से मैं यही बात कर रहा हूँ कि इमरान खान से बड़ा कोई हीरो नहीं था सब कॉन्टिनेंट के अंदर। पूरे बड़े सगीर में इमरान खान इज़ द बिगेस्ट हीरो जी। और हम भी उनके इश्क में तब से मुब्तला हैं। जी। तो मैं इमरान खान को कॉपी करता था। अच्छा। और लकीली जिस तरह खान साहब के बाल, जब वो लंबे बाल उन्होंने रखे होते थे उस ज़माने में, जी। तो उनके बाल कर्ल हो जाते थे। अच्छा। बैक साइड से। जी। तो मेरे बाल भी कर्ल हो जाते थे बैक साइड से जब मैंने उतने लंबे बाल रखे। अच्छा जी। तो आप ये कह सकते हैं कि मेरा हेयर स्टाइल जो था वो बिल्कुल इमरान खान जैसा था। अच्छा। और हम हर गोरे चिट्टे आदमी को दूसरे गोरे चिट्टे से मिला देते हैं। बिल्कुल। तो लोग ऐसे ही मुझे इमरान खान से रिजेंबल किया करते थे, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन वो पतला सा मुंह और थोड़ा सा सफ़ेद रंग, वो वैसे बाल जी। और जिस तरह के उन्होंने कपड़े पहने हुए हम भी उस तरह के कपड़े पहनते थे। अच्छा। तो वो जो रिजेंबल थी वो मेरे अंदर, उसने मुझे पिंच किया कि पॉपुलैरिटी समथिंग वेरी चार्मिंग। बिल्कुल। तो मैंने क्रिकेट में देखा तो मेरे पास इतना टैलेंट ही नहीं था कि मैं क्रिकेटर बनता। सही। फिर मैंने एफएससी से लेकर बीएससी तक जी। 2 साल अपने आप को दिए कि मैं क्या ये काम कर सकता हूँ एक्टिंग का। तो फिर बीएससी जब मैंने कर लिया, ये मैं बात कर रहा हूँ 91 की। अच्छा। तो 91 के बाद फिर मैंने कश्तियाँ जला दी और फिर मैं घर से एक्टर बनने निकला। जी। मुझे 7 साल मेरा स्ट्रगलिंग टाइम है। एक एक्स्ट्रा एक्टर से मैंने शुरू किया जी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा सफ़र जो है वो आशियाना ड्रामे तक गया, जो मैंने ख़ुद लिखा। अच्छा। ख़ुद प्रोड्यूस किया। जी। और फिर वो ड्रामा बहुत हिट हुआ और फिर वहाँ से मेरा एक प्रोफेशनल कैरियर जो है वो 97 से जी। आप उसका शुरू कर सकते हैं। जी। और 21 ईयर्स हो गए मुझे टाइम लाइट में आए हुए। जी। और उससे पहले 6-7 साल जो है स्ट्रगलिंग टाइम है। माशाल्लाह, मतलब आशियाना एक ऐसी ब्रेक थी कि जो मतलब आपको बिल्कुल ऊपर लेके आई, मेन स्ट्रीम में बिल्कुल। लेके। जी। वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो खुद ब खुद बन जाती हैं। जी। आज भी अगर आप आशियाना को देखें, हालांकि वो 21 साल पुराना प्ले है, बिल्कुल। तो आपको लगेगा नहीं कि ये 21 ईयर्स पहले लिखा गया था। वो आज का कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी ओल्ड नहीं होती। जी। और वो बनाए से नहीं बनती, वो अल्लाह ताला खुद आपसे बस बनवा लेते हैं। सर बात करते हैं उन 7 सालों के बारे में कि जो आपका स्ट्रगलिंग टाइम था, स्ट्रगलिंग फेज़ था। बहुत सारे लोग बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं कि जी इट्स नॉट वर्किंग, लेट्स चेंज द फील्ड, या फिर पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो इस तरह के कुछ मामला थे, क्योंकि तब तो सिर्फ पीटीवी होता था कि आपको वहीं से अगर ब्रेक मिलना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की। देखें, जब सफ़र होता है तो सफ़र में अप डाउन्स तो आते हैं। जी। ऐसा नहीं है कि आप हर वक्त अपने आप को मोटिवेट रखते हैं, आप डीमोटिवेट भी होते हैं। जी। लेकिन फिर ये आपके
आपके यकीन पर डिपेंड करता है कि आपको अपने ऊपर कितना यकीन है, आपको अपने अल्लाह पे कितना यकीन है। जी। तो वो जो यकीन है वही आपको हरदम जो है ना ताज़ा करता है। वरना जब भी आप हिट होते हैं या डैमेज होते हैं या कोई भी चीज़ आपको हिट होती है तो बहुत इंसान डिमोरलाइज होता है। एक ये कि उस वक्त काम बहुत कम था, जी। दूसरा ये कि उस वक्त जेब में पैसे नहीं होते थे, जी। तीसरा ये कि पीटीवी के जो प्रोड्यूसर्स थे वो एक बहुत ही वो एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है उनके बारे में, जी। उस वक्त किया जाता था। जी। अब मैं यहाँ नहीं करता वो लफ्ज़ इस्तेमाल, आप समझ गए होंगे मैं जी। क्या कह रहा हूँ। बिल्कुल। तो वो सब चीज़ें जो थी ना बहुत ही मुश्किल थी। लेकिन एक यकीन था मेरे अंदर कि मैं एक दिन आएगा मेरा भी, लगे रहो लगे रहो। जी। तो बस वो यकीन जो है जो अल्लाह ताला ही दिल में डालता है आपके, जी। तो उसी यकीन का नतीजा है कि आज यहाँ आपके सामने बैठ के आपको इंटरव्यू दे रहे हैं। बिल्कुल सर। सर आर्टिस्ट पे पैचेज आते रहते हैं, अच्छा टाइम भी होता है, बुरा भी होता है। तो लाइमलाइट में आने के बाद कभी ऐसा हुआ कि डीमोटिवेट फील किया या इंडस्ट्री में कुछ अप्स एंड डाउन्स आए और आपको नहीं, ऐसा अल्लाह का शुक्र है, ऐसा अभी तक नहीं है। जी। लेकिन ये है कि एक चॉइस मैंने अपनी मर्जी से ली, एक शिफ्टिंग हुई। आपको भी इस चीज़ का थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। एक कराची, लाहौर से कराची काम की शिफ्टिंग हुई, यानी कि इंडस्ट्री का जो हब था वो पहले लाहौर होता था, लेकिन फिर वो शिफ्ट हो गया, कराची चला गया। जी। प्राइवेट तो मीडिया। बहुत से लोग, मेरे हम असर लोग जो है ना, उनको शहर छोड़ के कराची जाना पड़ा। तो मैं पिछले 15-16 साल से बहुत रेगुलर कराची जा रहा हूँ, लेकिन मैंने फैसला किया कि मैंने रहना लाहौर नहीं है। तो उससे ये हुआ कि वो मेरी चॉइस पर मुझे वक्त से पहले ही जो मेन रोल से मुझे कैरेक्टर रोल्स पे शिफ्ट होना पड़ा। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे रह के जो है आप उस तरह कम्पीट नहीं हो सकता था। जी। तो अब ये है कि अब मैं कैरेक्टर रोल्स को बहुत एंजॉय कर रहा हूँ और वो चल रहे हैं, लोग पसंद भी कर रहे हैं। बिल्कुल। और अभी अल्लाह का शुक्र है कि मैं ये नहीं कह सकता कि लोग बेजार हो गए मुझसे, ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर बेजार हो सवाल ही गए। पैदा नहीं होता। तो वो बस अल्लाह ताला का करम है, इंसान कोशिश करता रहता है। जी। अब भी पहले भी कोशिश ही की थी, अब भी कोशिश ही कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर ही करेगा। तो सर क्या वजह है, बड़े लोग, ये बिल्कुल आपने बात की, मैं यही बात करने वाला था कि लाहौर से इंडस्ट्री शिफ्ट हो गई कराची में, तो लाहौर में उस तरह के प्लेस क्यों नहीं बन रहे या फिर यहाँ पे काम उस लेवल का क्यों नहीं हो रहा जो कराची में हो रहा है? देखो जैन, बात ये है कि इंडिया कितनी बड़ी इंडस्ट्री है जी। लेकिन कहते हैं कि साउथ की फिल्में बहुत आगे चली गई हैं, लेकिन जो बॉम्बे की इंडस्ट्री का जो मेन हब है वो सबसे बड़ा शहर है। जी। कराची एक हमारा फाइनेंशियल हब था, है, रहेगा। जी। और जब प्राइवेट सेक्टर आया, जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज थी, जिन लोगों ने चैनल्स प्राइवेट खोले, वो सब उनके हेड ऑफिसेस कराची में थे। और जितना एडवर्टाइजमेंट था वो उसका हब भी कराची था। और कराची के लोगों ने जल्दी पिक किया चीज़ों को। और दो चीज़ें मैं आपको एग्जांपल दूं, जब प्राइवेट सेक्टर शुरू हुआ तो लाहौर में जो नर्सरी बनी वो फिल्म इंडस्ट्री से लोग आए, टेक्नीशियंस भी आए, सपोर्टिंग एक्टर्स भी आए। तो जब कराची हुआ तो वहाँ पे उस वक्त ना म्यूज़िक, टॉप ऑफ द पॉप्स और ये जो कमर्शियल्स का हब था, वो कमर्शियल्स वहाँ बनते थे। तो वो लोग ज़रा टेक्नोलॉजी में हमसे आगे थे, क्योंकि म्यूज़िक कर रहे थे, कमर्शियल्स कर रहे थे, उनकी प्रोडक्शन भी थोड़ी सी आगे थी। तो उन लोगों ने मॉडर्न टेक्निक, मॉडर्न लाइटिंग, मॉडर्न कैमरा जल्दी पिक कर लिया। और फिर उनको सपोर्ट मिली, उस शहर के सारे हेड ऑफिसेस वहाँ पे थे। तो फिर उन्होंने कोशिश भी ज़्यादा की। सही। और हम ज़रा बस ढीले माठे लौरिए, हमने कोशिश भी थोड़ी कम की। तो आप इरादा रखते हैं कोई दोबारा से एक आशियाना जैसी हिट लाने का? नहीं, मैं इरादा तो करता हूँ, लेकिन अब उस ज़माने की प्रोडक्शन और अब प्रोडक्शन में बहुत फ़र्क आ गया है। पहले इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स प्रोडक्शन किया करते थे, अब मीडिया हाउसेस प्रोडक्शन करते हैं। सो अब जो है किसी इंडिविजुअल के लिए कोई ड्रामा प्रोड्यूस करना जो है एक नामुमकिन सी बात है। एक आपको पूरा मीडिया हाउस बनाना पड़ता है, फिर जाके ड्रामा प्रोड्यूस होता है। तो चीज़ें जो हैं दिहाई के बाद जो है काफ़ी चेंज हो गई हैं। सही। सर यूथ बहुत ग्लैमराइज कर लेती है एक बंदे को, कि जिसको वो टेलीविज़न पे देख लेती है, उनको ये पता नहीं होता कि कितने साल की स्ट्रगल के बाद ये बंदा इधर पहुंचा है।
तो वो लोग के जो सिर्फ इंस्पायर होते हैं, उनके लिए क्या ऐसा चेक मीटर है कि वो आर्ट, क्योंकि एक्टर का मुझे पता है कि या तो एक्टर होता है या नहीं होता, आपको देखने वाला क्या अपने बारे में जज करे और वो स्ट्रगल करे या ना करे? देखिए, ये दो तीन चीज़ें होती हैं। एक तो हमें गलतफहमी ये है कि हर खूबसूरत इंसान जो है, हर हैंडसम इंसान, चाहे वो ख़वातीन में हो या मर्दों में हो, वो एक्टर बन सकता है। हालांकि ऐसी बात नहीं है। ये एक टैलेंट है। जिस तरह गायकी एक टैलेंट है, वरना लता मंगेशकर 9 साल की उम्र में प्लेबैक सिंगिंग उन्होंने शुरू कर दी, ऐसा हो नहीं सकता था। वसीम अकरम जो थे वो मैं एक स्कूल के पढ़े हुए हैं, मैं 6th क्लास में था, वो मैट्रिक में थे। अच्छा। बहुत ही पतले दुबले से थे कि आप उसको फूंक मारो तो वो गिर जाए, वो इतने पतले थे। अच्छा। लेकिन वो इतनी पतली हड्डियों से इतना तेज बॉल उस वक्त कराया करते थे। तो ये सब एक नेचुरल टैलेंट होता है, और मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला ने हर बंदे के अंदर एक नेचुरल टैलेंट डाला है। जिस तरह आप जैन हैं, आपके अंदर भी एक ऐसी खासियत होगी जो आप के अंदर होगी, वो मेरे अंदर उतनी नहीं होगी। वो आपको अल्लाह ने दिया है, मुझे कुछ और दिया है, यहाँ पे और भाई जो बैठे हुए हैं कैमरामैन को और कुछ दिए है। तो सबके डिफरेंट से जो हैं टैलेंट अल्लाह ताला ने दिए हैं। कोशिश इंसान की ये करनी चाहिए, वो लोग बहुत कामयाब हो जाते हैं जो अर्ली एजेस में अपने उस टैलेंट को पहचान लेते हैं और उसी फील्ड में जाते हैं। वरना यहाँ पे एक फैशन आया कि सबने MBS करने शुरू कर दिए, फिर फैशन आया सब डॉक्टर बनना शुरू हो गए, फिर फैशन आया सब इंजीनियर बनना शुरू हो गए, फिर फैशन आया कि सब IT में चलने जाना शुरू हो गए। तो वो जो इस सारे देखा देखी के चक्कर के अंदर वो जो आपका अपना टैलेंट है, आप ड्राइंग है, किसी बच्चे की आप देखते हैं कि वो बच्चा भी बहुत छोटी क्लास में होता है लेकिन उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी होती है। किसने सिखाई उसको? आपने तो नहीं सिखाई, उसकी माँ बाप ने तो नहीं सिखाई, उसके और बहन के भाई के अंदर वो ड्राइंग नहीं होगी, स्किल्स नहीं होगी जो उसके अंदर होंगी। तो ये हमें हमारी एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो है ना, ये चीज़ फॉल्ट करती है। हम सिर्फ सिलेबस की किताबें पढ़ा रहे हैं, हम सिर्फ रट्टा लगा रहे हैं, हम सिर्फ हाफिज बना रहे हैं। और अगर हम सिर्फ हाफिज ना बनाएं और कुरान मजीद को फॉलो करने वाले वो चीज़ें अपनाएं, जो मैं पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूँ, तो ये लैक करता है हमारे अंदर। और ये इससे हम जितना जल्द से जल्द छुटकारा हासिल कर लें तो उतना अच्छा। सही सर, बहुत ये भी हल्कों में बातें होती रही कि काशी महमूद साहब किसी MNA या MPA का टिकट लेने जा रहे हैं 2018 के आम इलेक्शंस में, तो वो नहीं लिया आपने? देखिए, वो सियासत के अंदर ना 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं एक्टिव पॉलिटिक्स के लिए। आपके पास प्राडो होनी चाहिए, मेरे पास नहीं है, अभी तक भी नहीं है। आपके पास जो है ना गन होनी चाहिए, मेरे पास नहीं है। अच्छा। आपके पास एक्स्ट्रा पैसा होना चाहिए, मेरे पास नहीं है। अच्छा। ये 3 चीज़ें बेसिक टूल हैं, और चौथी टिकट होनी चाहिए आपके पास। तो वो पहली 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, उसके बगैर एक्टिव पॉलिटिक्स होती नहीं है। वरना मैंने 2013 में PTI के लिए बहुत कैंपेन्स की और धरने का एक जो तब्दीली की एक जो लहर थी उसमें बहुत काम किया। लेकिन मुझे बहुत जल्द एहसास हुआ कि वो जो एक्टिव पॉलिटिक्स है जिसको आप MNA MPA कहते हैं, वो मेरे बस की बात नहीं थी। अच्छा। तो फिर मैंने जो है उससे अपना हाथ जो है वो खींच लिया। फिर 2 चीज़ें थी, एक कंटेनर के ऊपर की पॉलिटिक्स थी और एक कंटेनर की नीचे थी। अच्छा। अब कंटेनर के अंदर एक स्पेसिफाइड जगह है जी। अब सब लोग तो कंटेनर पे नहीं चढ़ सकते, लेकिन हर किसी की ख्वाहिश होती थी कि वो कंटेनर पे चढ़ जाए किसी तरीके से, वो इमरान खान के पीछे खड़ा हो जाए किसी तरीके से जी। तो सब अगर इमरान खान के पीछे खड़े होंगे तो इमरान खान किसको एड्रेस करेंगे? खाली कुर्सियों को नहीं कर सकते ना। बिल्कुल। तो मैंने सेलेक्ट किया कि मैं भाई नीचे ही ठीक हूँ। अच्छा, मैं लिसनर बनूंगा। हाँ जी। तो अभी तक भी वो जारी है या अब खान साहब फोन? देखिए, खान साहब के साथ एफिलिएशन जो थी वो बहुत पुरानी है। वो हमारे आइडियल थे, हैं और रहेंगे जी। और खान साहब मेरी उम्मीद थे, हैं और रहेंगे। अच्छा। आप मुझे खान साहब की मैं किसी भी उनकी नीयत पे शक नहीं है मुझे जी। उनसे उनकी ईमानदारी पे इख्तलाफ नहीं है, लेकिन उनके किसी इक़्तिदाम पे आप इख्तलाफ कर सकते हैं। उनकी मंजिल पे मुझे कोई शक नहीं है। उनकी मंजिल की तरफ सेलेक्ट किया हुआ कोई रास्ता
हो सकता है आपको अच्छा ना लगा हो, जी। लेकिन वो जिस मंजिल की तरफ जाना चाहते हैं, हम भी उसी मंजिल के मुसाफिर हैं। तो जो सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है, ये थोड़ा पॉलिटिकल क्वेश्चन है, हम थोड़ा शिफ्ट कर गए हैं हम भी। आप समझते हैं कि तब्दीली आएगी? आप सोसाइटी को ऑब्वियसली बहुत कीनली वॉच करते हैं, पॉलिटिशियंस नहीं, को मुझे करते हैं। मुझे बताइए कि तब्दीली तो आ चुकी है। अच्छा। उसकी उसकी बेसिक मिसाल ये है कि इससे पहले कभी आपने करप्शन का इतना शोर सुना? इससे पहले कभी आपने ग्रीन्स शजरकारी मुहिम तो हम बचपन से कर रहे हैं, जी। लेकिन आपने कभी ग्रीनरी की या ट्रीज की या दरख्तों की इम्पोर्टेंस के बारे में इतना शोर सुना? बिल्कुल नहीं। कभी पानी तो इस मुल्क में पिछले 10 साल से कम हो रहा है, लेकिन कभी आपने पानी के बारे में इतना शोर सुना? तो वो जो कोर इश्यूज हैं हमारे, तो उनको एड्रेस करने के तभी होगा ना जब आप उस पर बात करेंगे। जी। तो बात तो शुरू हो चुकी है। सही। 2018 में आज के दिन जो परफॉर्म करेगा वही गवर्नमेंट में रहेगा, जो परफॉर्म नहीं करेगा उसको लोग उठा के बाहर फेंक देंगे। सही। और अगर इमरान खान ने परफॉर्म नहीं किया तो आप अगले इलेक्शन में उनका हशर देख लीजिएगा। सही। आप समझते हैं कि जो लोग उनके इर्द गिर्द एग्जिस्ट कर रहे हैं, या जो सिस्टम हमारे यहाँ है, वो मतलब उसको मात देने में कामयाब हो जाएंगे? बड़ी देखिए, किसी को मात कैसे दी जा सकती है? कोशिश से दी जा सकती है ना। बगैर कोशिश के तो आप उसको मात नहीं दे सकते। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि जो गिवन सिचुएशन है, जो ग्राउंड रियलिटी है, उसमें रह के ही पॉलिटिक्स करनी थी। उस पॉलिटिक्स के अंदर अभी मुझे ऐसा लगता है कि 60% वही पुराने लोग हैं जो मुख्तलिफ पार्टी से आए हैं, लेकिन 30 to 40% कुछ नए लोग भी हैं। मुराद सईद जैसे लोग हैं, शहरियार अफरीदी जैसे लोग हैं, तो वो सब भी आ रहे हैं। तो मुझे यकीन है कि हमें उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए और कोशिश जारी रहनी चाहिए। और इमरान खान भी कोशिश कर रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो ज़रूर कामयाब होंगे। सही। दोबारा सर हम एक्टिंग की तरफ आते हैं। आप समझते हैं कि हमारा जो मीडिया है, ड्रामा इंडस्ट्री है, वो वाकई में हमारी सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करती है, जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करती है, या रेटिंग के चक्करों में पड़ गई सर? देखिए, पहले ड्रामा जो था वो और था। जी। अब ड्रामा जो है वो बेचने के लिए बनाया जाता है, उसको बेचना पड़ता है। और जब आपको चीज़ बेचते हैं तो आप उसकी डिमांड के मुताबिक चीज़ चलाते हैं। जी। हमारा यहाँ मसला ये है कि हमें मजलूम औरत जो है वो बहुत हिट है। किसी खातून के ऊपर जुल्म हो रहा हो तो हर खातून उसके अंदर अपनी रिफ्लेक्शन देखती है कि शायद मुझ पे इतना जुल्म हो रहा है। तो अभी अब ड्रामा जो है वो वक्त चले गए कि ड्रामा इसलाह था या इस तरह की बात थी। हाँ, वो पहलू भी है, लेकिन जो कमर्शलिज्म का पहलू सबसे पहले आता है आज के ड्रामे में, और फिर कंटेंट, और उसके बाद इसलाह, और उसके बाद माशरे की सुधारना, और वो चीज़ें बाद में आती हैं। सही। लोग कहते हैं कि सर एक्टिंग तकरीबन अब जो है बराए नाम रह गई, अब तो मॉडलिंग है और नौजवानों को फ़ौक़ियत दी जाती है। कुछ है ऐसा? बिल्कुल सही बात है। हर दौर का तकाजा होता है। अब आप उतनी पॉजेस वाली और उतनी पुरानी एक्टिंग आज भी करेंगे तो लोगों के पास तो इतना टाइम नहीं है। सोशल मीडिया में कहते हैं कि बस 2-2.5 मिनट की वीडियो बनाओ, उससे आगे मत जाओ। किसी के पास टाइम ही नहीं है इतना। तो वही बात है कि वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज होती रहती हैं, और जिसने अपने आप को वक्त के साथ चेंज नहीं किया, अपने आप को मॉडिफाई नहीं किया, तो वो फिर कहीं पीछे रह जाता है। तो आपको अपने वक्त के साथ साथ मॉडिफिकेशन आनी चाहिए। सही। मगर सर कहीं ना कहीं, क्योंकि हमने शुरू में भी ये बताया कि मीडिया को, ख़ासतौर पे ड्रामा इंडस्ट्री को, हमारा कल्चरल वो एक समझा जाता है कि हम अपना कल्चर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये जो दिखाया जा रहा है ये कहीं और हमें नहीं लेके जा रहा? देखिए, कहाँ लेके जाएगा हमें? बात ये है कि जो दिखाया जा रहा है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। जो सास हम पेंट करते हैं वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती? लेकिन सर बहुत सारी सासें ना वहाँ से देख के भी उस तरह की बन जाती हैं। नहीं, तो वहाँ पे तो फिर कुरान पाक में तो सब कुछ बहुत अच्छा लिखा हुआ है, वो उसको पढ़ के तो हमें अकल आई नहीं आज तक। मेरी ज़रा सोच थोड़ी सी मुख्तलिफ है। अच्छा। कि इससे पहले इल्लामा इकबाल ने शायरी की, फैज़ अहमद फैज़ ने शायरी की, हबीब जालब ने शायरी की। हम अच्छा शेर पढ़ते हैं, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। उन्होंने जेल भी काटी, हुआ क्या? क्या लोग
पढ़ के अच्छी किताबें पढ़ी हैं। आपने अगर सोशल मीडिया में अच्छी चीज़ निकालनी है तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन आप ये समझ लें कि एक नज़म से आप पूरा माशरा चेंज कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। माशरे में तब्दीली तब आएगी जब आप माशरे में रूल ऑफ लॉ को लेके आएंगे, इंसाफ का बोलबाला करेंगे, जो गलत काम करेगा उसको छितर पड़ेगा, तो ये माशरा ठीक होगा। और मैं और आप हैं, आप जो हैं सही सीधे रास्ते पे जा रहे हैं और आपको मुश्किलें आ रही हैं, और मैं उल्टे रास्ते पे जा रहा हूँ, मुझे कामयाबी मिल रही है, तो लॉ जो है वो मुझे पकड़ेगा और आपको आपका हक देगा। तो जब कानून का बोलबाला होगा तब इस्लाह आएगी, ये किताबों वदाबों से इस्लाह नहीं आती। क्या बात है सर, मेरी नज़र में। बिल्कुल सर, क्या कहेंगे हमारा नौजवान जो आपको ग्लैमराइज करता है, आपको देखता है, आपसे इंस्पायर्ड है, पाकिस्तान का नौजवान, उसको क्या कहेंगे? और वो लोग के जो एक्टिंग में आना चाहते हैं उनको क्या कहेंगे? देखिए, अगर कोई मुझसे इंस्पायर्ड है और अगर कोई मुझे फॉलो करता है तो उसको पता ही होगा कि ये एक स्ट्रीट का आदमी था, एक गली मोहल्ले से इसने स्ट्रगल्स का स्टार्ट किया, और जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि मेरा पूरा लाइफ जो है वो एक लोअर मिडिल क्लास का आदमी जो ख्वाब देखता है और अपने ख्वाब के लिए कोशिश करता है, और उस कोशिश में अल्लाह ताला उसको कामयाबी देता है। तो मेरे पास तो सिर्फ एक ही लफ्ज़ है, कोशिश। तो जो आज भी जिस तरह हम डॉग वर्ल्ड में हैं और चाहते हैं कि हमारा डॉग भी कोई सीगर लग जाए, तो हम कोशिश कर रहे होते हैं ना। तो वो कोशिश जो है, मेरे पास एक ही टूल रहा है थ्रू आउट माई लाइफ, और वो है कोशिश। बाकी कामयाबी देना ना देना अल्लाह ताला के हाथ में, अल्लाह ताला की मर्जी है। बिल्कुल सर, आपने डॉग वर्ल्ड की बात की, आपके शौक की तरफ आते हैं, हॉबीज़ क्या हैं? डॉग्स का तो आपने बता दिया। देखिए, आजकल तो डॉग्स की ब्रीडिंग की मेरा हॉबी है, फिर असील मुर्गे, असील बर्ड जो है उसकी ब्रीडिंग का मुझे बहुत शौक़ है। मुझे पिजन्स का बहुत शौक़ है, मुझे बकरियों का बहुत शौक़ है। तो मैंने 52-3 ईयर्स का जब मैं हो जाऊंगा, 2-4 साल ही रह गए, तो उसके बाद ये जानवरों के साथ इंशाल्लाह लाइफ गुजारेंगे। ज़बरदस्त। मतलब आप उनको ज़्यादा लॉयल पाते हैं? नहीं, लॉयल्टी की बात नहीं है, ये भी एक मतलब ये बहुत ही ना अफसानवी सी बात है। क्या बात? भाई, कुत्ते की लॉयल्टी और इंसान की लॉयल्टी में बहुत फ़र्क है भाई। अच्छा। कुत्ते की लॉयल्टी और है, कुत्ता आपने बेच दिया तो वो किसी और के साथ भी लॉयल हो जाएगा। तो आप किसी अपने को बेचें, हाँ जी, मतलब एक कुत्ता मैंने पाला, एक सर्टेन टाइम के बाद मुझे लगा कि यार नहीं, अब मैं इसको नहीं रख सकता, मुझे सेल आउट कर देना चाहिए जी। तो वो मैं उसको सेल करते हुए दुखी ज़रूर होऊंगा, वो भी दुखी होगा, लेकिन वो कहीं और जाके एडजस्ट कर लेगा। कुत्ते, ये गलत मिथ है कि कुत्ता एडजस्ट नहीं करता। कुत्ता तो बड़ी जल्दी एडजस्ट कर लेता है, 15-20 दिन के बाद अगले मालिक को कबूल कर लेता है कि अब ये मेरा मालिक है। पहले वाले को भूल जाता है। हाँ, नहीं भूलता नहीं है, याद रखता है, लेकिन कुत्ता जो है ना, अगर कोई भी उसकी खिदमत करेगा ना तो वो थैंकफुल होकर उसके लिए भी दुम हिलाएगा। सही। बहुत शुक्रिया सर, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू जैन। और मैं माज़रत चाहता हूँ कि मैं वो कुछ वक्त आपको ज़रा लेट दे सका, कोई ऐसी कोऑर्डिनेशन हमारी नहीं हुई थी। आप हमारे लिए आ गए, हमारे व्यूवर्स की ख्वाहिश थी, मेरी अपनी बड़ी ख्वाहिश थी, और ऑन कैमरा मैं कन्फेस करूँगा कि आपका एक प्ले था, शायद आपको भी याद है कि नहीं है, निज़ाम के नाम से ATV पे आया करता था। बिल्कुल। सिंस देन आई एम योर फॉलोअर एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आपने अपने इतने कीमती और इतने मसरूफ़ स्केड्यूल में से उर्दू पॉइंट के लिए और हमारे लिए टाइम निकाला सर। माय प्लेजर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नाज़रीन मोहतरम, हमारे साथ मौजूद थे सर काशिफ महमूद साहब। आज पता चला है कि एक बड़ा एक्टर, एक बड़ा आर्टिस्ट, बहुत बड़ा विजनरी पर्सन भी हो सकता है, और ये सिर्फ स्क्रिप्टिंग की बात नहीं होती है, ये लोग वाकई में बहुत विजनरी होते हैं। सर की विज़न आपने सुनी, सर की बातें सुनी, और जो लोग इनसे इंस्पायर्ड हैं उनसे रिक्वेस्ट ये है कि जो इन्होंने कहा है उस पर अमल भी किया कीजिए। इस शो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बहुत सारे लोग आज की इस गुफ्तगू से महरूम ना रह सकें। ज़ैन खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।